सैनिकों का शहीद होना जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी। जी हां, चिंताजनक भी है, क्योंकि ये मतभेद को विवाद में बदलना चाहता है। ये नापाक चीन है। जी हां, ये धोखेबाज चीन है जो हमारी पीठ पर वार करता है। अब सुलह से नहीं, संग्राम से देंगे जवाब। अखंडता और प्रभुता हमारे लिए सर्वोच्च है। जी हां, सैनिकों का शहीद होना दुखद है, लेकिन वतन पर कुर्बान होने वाले शहीदों पर गर्व है। जी हां, ITV नेटवर्क भी शहीद जवानों और उनके परिवारों को नमन करता है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा शो देश का सवाल। हमसे ना टकराना, नहीं तो पड़ेगा पछताना। चीन को यह संदेश PM मोदी ने दे दिया है। इतना ही नहीं, यह भी साफ कर दिया है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो यह आरंभ प्रचंड है। कहीं चीन को इसकी कीमत खंड खंड होकर ना चुकानी पड़े, क्योंकि ताइवान और हांगकांग के तेवर चीन को चुभ रहे हैं और दुनिया को पसंद आ रहे हैं। और अब 1989 का दौर नहीं है जब थियोमेन स्क्वायर पर चीन ने अपने ही नागरिकों पर तोपें चलवा दी थी। अब 2020 हर बात का हिसाब लिया जाएगा। दुनिया में कोरोना फैलाकर पहले से बदनाम चीन बौखला चुका है और अपनी इज्जत बचाने के लिए जिनपिंग सीमा पर भारत के साथ चालबाजियां कर रहे हैं। लेकिन सुन लो जिनपिंग, ये 1962 का भारत नहीं है, ये 1967 वाला भारत है। एक इंच जमीन पर कब्जा किया तो दौड़ा दौड़ा कर, खदेड़ खदेड़ कर, तंबू उखाड़ कर वापस जाना होगा। कान खोलकर सुन लो चीन, अब आएंगे तुम्हारे दुर्दिन। तो क्या चीन के दुर्दिन शुरू हो गए हैं? इस मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत को उकसाओगे तो करारा जवाब पाओगे। मारते मारते शहीद हुए हमारे जवान, गर्व करता है हिंदुस्तान। ड्रैगन को साफ संदेश, अखंडता से कोई समझौता नहीं। कान खोलकर सुन लो चीन, आएंगे अब तेरे दुर्दिन। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। PM मोदी ने देशवासियों को साफ कर दिया कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। वहीं चीन को भी कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने साफ किया कि अगर चीन उकसाएगा तो जवाब पाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। PM मोदी ने चीन से दो टूक कहा कि हम अपने पड़ोसियों से शांति चाहते हैं, लेकिन अगर भारत देश की अखंडता से किसी कीमत पर कोई छेड़खानी करेगा तो हम समझौता नहीं करने वाले। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। गलवान घाटी में चीन ने जो चाल चली, उसका भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन के करीब 43 जवान हमने मार गिराए, लेकिन भारत के 20 जवान भी इस हिंसक झड़प में शहीद हो गए। ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है,
और इन्होंने अगर ये परफिडी की है, मतलब धोखाधड़ी की है, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे अगर आते हैं तो हमारे फौज उनके बरखिलाफ दृढ़ संकल्प से कार्रवाई करेंगे और उनको बिल्कुल रोकेंगे, जैसे कि इस दफा हुआ है। सीमा पर चीन की चालों की वजह है उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार घिरना, जिससे वो बौखलाया हुआ है। बौखलाहट नंबर 1, डब्ल्यूएचओ में ताइवान पर भारत ने अमेरिका का साथ दिया। बौखलाहट नंबर 2, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर पुल बनाया। बौखलाहट नंबर 3, लद्दाख में एलएसी पर भारत ने डीएसडीबीओ रोड बनाई। बौखलाहट नंबर 4, भारत में चीनी सामान के बायकॉट से भारी नुकसान। बौखलाहट नंबर 5, हांगकांग में चीनी कानूनों का जमकर विरोध। बौखलाहट नंबर 6, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की धमकी के बावजूद आंखें दिखाई। बौखलाहट नंबर 7, जापान ने चीन से अपनी कंपनियों को वापस बुलाया। बौखलाहट नंबर 8, कोरोना फैलाने के लिए दुनिया भर में बदनाम हुआ। बौखलाहट नंबर 9, डब्ल्यूएचओ और यूएन में चीन की पकड़ कमजोर होती जा रही है। बौखलाहट नंबर 10, भारतीय सैनिकों ने एलएसी पर कई बार चीनी सैनिकों को खदेड़ा। हमारे प्रधानमंत्री की दो टूक बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या चीन ने भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करने शुरू कर दिए हैं? क्या भारत में चीनी सामान का बहिष्कार बढ़ना चाहिए? क्या चीन के साथ सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देने चाहिए? क्या चीन भारत की ताकत को कम समझने की भूल कर रहा है? सीमा पर इस चालबाजी के पीछे चीन का आखिर मकसद क्या है? जी हां, इसी पर करेंगे बहस, चर्चा। हमारे साथ इस पैनल में बड़े बड़े प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी से, कांग्रेस से, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ, जी हां, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल JKS परिहार, जी हां, आप जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अजय कुमार साहब, जो कि भारत चीन के रिश्तों को मधुर करने के प्रयास लगातार करते रहे, लेकिन आज के हालात को देखकर अजय जी, आप कभी नहीं कह पाएंगे कि अब चीन के साथ मधुरता वाली वाणी बोली जाए। ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। कुछ ही देर में मेरे साथ मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह जुड़ेंगे, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर हैं। तो सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे, यह हमला सुनियोजित है जो चीन ने किया है। हम तो बात करने गए थे, हम अपना इलाका देखने गए थे, उसने पीठ पर खंजर खोप दिया। जी भारत चीन रिश्तों का आदरणीय मनीष जी इतिहास ही यही है कि जब भी भारत ने चीन की किसी बात पर विश्वास करने का प्रयास किया है, पिछले 7 दशकों का हमारा यही अनुभव है कि बारंबार चीन हमारी पीठ में छुरा भोगता है। और मनीष जी, आपने आज जो है पूरे कार्यक्रम की जो प्रस्तावना दी, उस प्रस्तावना में ही सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप अंतर्निहित है। आपने जो बताया कि जिस तरह से चीन की दुर्दशा का काल है, आपको ध्यान होगा 1959 से 1962 के बीच में भी जब चीन ने भारत को निशाना कब बनाया, जब चीन में माओ जेडुंग की अपनी जो क्रांति के जो लाभ गिनाए गए थे जब विफल हो गए, उस समय उसने जो है एक इजी टारगेट ढूंढा और इजी टारगेट के तौर पर उसने भारत की संप्रभुता पर प्रहार किया। भारत उस समय ठीक से तैयार नहीं था, उसका दुष्परिणाम था कि भारत को पराभव का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद चीन ने जब भी भारत की तरफ आंखें तरेरी है, भारत ने निश्चित तौर पर उसको उत्तर दिया। और विशेष करके
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। डोकलाम वाला फेस ऑफ तो हर किसी को याद है, महीनों चला, लेकिन महीनों फेस ऑफ चलने के बाद डोकलाम पर चीन को वापस जाना पड़ा। हमने 2013 जैसी नीति नहीं अपनाई। ध्यान होगा 2013 में आदरणीय सलमान खुर्शीद जी उन दिनों विदेश मंत्री होते थे, डेस्पांग में चीन की सेना इसी तरह चली आई थी। जब उनसे प्रश्न पूछा, उन्होंने संसद में कहा एक खूबसूरत चेहरे का तिल है ये। तो साहब ये तिल की भी इजाजत नहीं है। प्रेम जी, इस समय जो इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट है देश में, जो इमोशन और सेंटिमेंट है प्रेम जी इस समय जो देश में सेंटिमेंट है, जो लोगों का मूड है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कह दिया बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, अब बातचीत सुलह से नहीं संग्राम का जवाब होगा इसका। जी देखिए, जिस तरह से चीन की समझ में आए, चीन हमेशा लोकलाइज्ड जो है ट्रेसपासिंग करने की कोशिश करता है, हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करता है। वो जिस भाषा में समझेगा, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा, चीन जिस भाषा को समझे, उसको जो बेहतर लगे, क्योंकि हम अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता से रंच मात्र भी समझौता नहीं करेंगे। प्रेम जी आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही, आपने मुख्यमंत्रियों की बैठक शुरू करते ही कहा। जी आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊं। जी मनीष जी आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, बहुत स्पष्ट तौर पर संदेश है, बहुत स्पष्ट संदेश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक आहूत होते समय उन्होंने पहले देश के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ स्पष्ट शब्दों में कहा, हम भारत की संप्रभुता और अखंडता से रंच मात्र भी समझौता नहीं करेंगे। जी, लेकिन आप पर कई सवाल भी है प्रेम जी आप पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है कि आखिर आप इस संकट के दौर में, संकट की घड़ी में आप विपक्ष को साथ क्यों नहीं ले रहे? ये देरी क्यों? अखिलेश जी बहुत दिनों बाद आप देश का सवाल में आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन इस समय क्या ये वो घड़ी है जब आप लोग सवाल पूछे? लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन इस समय दुनिया देखना चाहती है कि भारत का पक्ष और विपक्ष एकजुट है। मनीष जी, सबसे पहले मैं अपने शहीदों को सलाम करके अपनी बात शुरू करता हूं और ये भी आश्वस्त करता हूं हमेशा की भांति कांग्रेस और समूचा देश केंद्र की सरकार के साथ है, और जब भी राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता और सेना की बात आती है तो केंद्र की सरकार के साथ कांग्रेस और पूरा देश रहता है, जिसकी भी सरकार हो, जैसी भी सरकार। आपने जो प्रारंभ में प्रबोधन दिया था मनीष जी, वो प्रबोधन यदि सत्ता में बैठे व्यक्ति के मुखों द्वारा आया होता तो बात आज कुछ और होती। वो शब्दावली जो आपने प्रयोग की है वो सत्ता में बैठे लोगों के मुखों से आने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे लोग चीन का नाम तक नहीं ले रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया, उसमें चीन का जिक्र तक नहीं किया है। और अब 42 दिन बाद जब पूरा देश उद्वेलित है, हमारे सैनिक शहीद हो गए, 42 दिन बाद मोदी जी की आवाज सुनाई दी। हर बात पे जो बोलने वाले, एक प्लेयर की अंगुली में खरोच लग जाने पे 2 मिनट में ट्वीट करने वाले मोदी जी, उनका विपक्ष, सेना के पूर्व अधिकारी, सेना के अधिकारी, आप जर्नलिस्ट ये बताते रहे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसे हालात हैं, सरकार खामोशी बनाए रखी। और 42 दिनों बाद जाकर के उनके मुख से निकल रहा है, जबकि देश जानना और सुनना चाहता था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। खुली कर दी जाए, रणनीति को कैसे खोला जा सकता है? रणनीति नहीं खोलने की बात हो रही है। बीजेपी का स्वयं का सांसद लद्दाख का बता रहा है कि आप हमारे क्षेत्र में चीन घुस आया है, लेकिन हमारी सरकार जहां राष्ट्रहित के मुद्दे आते हैं वहां डिनाइल मोड पे चली जाती है। प्रेम जी, डिनाइल मोड, प्रेम जी आप पर सबसे बड़ा आरोप अखिलेश जी लगा रहे हैं कि आप लोग डिनाइल मोड पर चले जाते हैं। इस सरकार के पास है,
मैंने पहले कहा, 1 मिनट अवस्थी जी, मैंने पहले अच्छा, कहा प्रश्न उत्तर सुनेंगे, मुझे लगता है विजय सिंह इसका उत्तर सुन लेंगे। कहा राष्ट्र की देखिए, बात। डिनायल मोड पे इस देश में चीन के मामले में सिर्फ एक प्रधानमंत्री रहे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1959 से 1962 के बीच में तमाम सबूतों के बावजूद चीन के विस्तारवादी योजना को साकार होते हुए चुपचाप देखा। भारत ने, चाहे वो पिछली बार रहा हो जिस तरह से डोकलाम में हुआ, या आज जिस तरह से जो है पूर्वी लद्दाख में हो रहा है, दोनों मामलों में बहुत स्पष्टता से हमारी नीति प्रेम जी, अखिलेश स्पष्ट जी, रही। प्रेम जी, अखिलेश जी मेरे साथ यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं। प्रेम जी मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ दो यहाँ बैठे हैं, दो रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल जेके परिहार मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी है। सियासत से हटकर अगर हम बात करें, इस समय चीन को करारा जवाब कैसे दिया जाए? जी प्रेम जी, मैं आपके पास आऊंगा, सियासत से ज्यादा जरूरी है। अखिलेश जी 2 मिनट का वक्त दें, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे रक्षा विशेषज्ञों को लाना होगा। मेजर जनरल जेके परिहार, देश इस समय संकट के दौर में है। चीन ने वो नापाक चाल चल दी है। ऐसी स्थिति में अगर देश में सियासत होगी, सबूत पूछे जाएंगे, तो सेना के मनोबल का क्या होगा? सैनिक कैसे दो हाथ करेंगे? मेजर जनरल परिहार। मनीष जी, मैं आपसे कई बार ये पिछले 2-3 हफ्तों में ये बातें कर चुका हूं, और मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है और वो एपॉलिटिकल भी है। उसको किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए सेना का नाम लेते हैं। सैनिक जो है वो अपने कमांडिंग ऑफिसर का आदेश मानता है। कमांडिंग ऑफिसर को ब्रिगेड डेव कोर से आदेश मिलते हैं। उनके लिए कमांडिंग ऑफिसर पिता से बढ़ के है, और इसलिए ये राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। और आज अगर भारतीय सेना इतनी अच्छी रही है तो इसीलिए रही है कि वो गैर राजनीतिक रही है। मेरा तो यही कहना है कि आज बहुत कुछ हुआ है। कल की घटनाओं के बाद में जो सरकार ने 24 घंटे में जो कदम उठाए, आर्मी को खुला हाथ दिया। आज प्रधानमंत्री 56 दिन बाद कुछ बोले। उन्होंने जो कहा 19 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, यही बातें तो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं। इसका असर गिरेगा, और यही वजह है कि आज जो मैसेज गया है कि हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये जो है आर्मी एक्शन करने का टाइम आ गया है। चाइना समझ रहा है ये बात कि भारत छोड़ेगा नहीं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जनरल साहब, आप बहुत बड़ी बात कह दी कि अब बातचीत से नहीं, सुलह से नहीं, अब संग्राम से जवाब देंगे। मेजर जनरल जेके परिहार। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी, बातचीत हम कई दिनों से कर रहे हैं। हमें क्यों शर्म आनी चाहिए चाइना का नाम लेने के लिए? हमें क्यों शर्म आनी चाहिए कि हमारे घुस गए? मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हैं। और यही नहीं, जनरल साहब मैं आता हूं, मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हैं। बख्शी साहब हमारे निर्माण कार्य, यानी जो बुनियादी ढांचा भारत मजबूत कर रहा है, वो चीन की आंख में खटक रहा है, और यही वजह है कि वो ये दुस्साहस कर रहा है। बुजदिली के तहत वो अंदर घुसना चाहता है। बख्शी साहब देखिए, ये चीन की नीति सदैव रही है। हमें तो शर्म आती है कि सन 62 में चीन का जो हम विरोध कर रहे थे, फौजें लड़ रही थी, तो कुछ हमारे देश में लोग हमसे लड़ने लगे थे कि आप चीन की बुराई क्यों करते हैं। तो चीन को ऐसे माहौल की बहुत आदत है। अब चीन को प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो कुछ करता है तो कोई सपोर्ट मिले या ना मिले, पर भारत जो है इस तरीके से अडिग हो जाता है और इस तरीके से एग्रेसिव है कि चीन के सारे जो प्लान्स हैं वो धरे के धराए रह जा रहे हैं। तभी जो बॉर्डर में जो चीन ने ऑफकोर्स डेवलपमेंट करी अपनी तरफ से, पर जब वो भारत को करते हुए देखता है तो उसके जो मिलिट्री एम्बिशंस के ऊपर धक्का लगता है। जब चीन अब हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखता है, भारत के मान सम्मान को देखता है, तो उसको धक्का लगता है। चीन को अगर धक्का लगता है, ठीक है, उसको लगना चाहिए, पर अगर चीन समझता है कि अब वो अपना अधिकार समझ के हमारी सीमा को हड़पने की कोशिश करेगा, जी तो उसकी वो मार पड़ेगी जैसे बख्शी साहब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, मुझे सारे मेहमानों को बहस में लाना है। अजय कुमार जी, आखिर चीन ने यही समय टकराव के लिए क्यों चुना?
चीन ने यही समय टकराव के लिए इसलिए चुना क्योंकि भारत, ये सही बात है कि हमने अपने सैनिक गंवाए हैं, लेकिन युद्ध शुरू करने से पहले अगर पूरे विश्व ने किसी ने चीन का युद्धपोत रोका, जो उसका बिल्ड टू ब्रिज था, रोड टू बिल्ड टू रोड, वो प्रोजेक्ट किसी ने अगर थाम लिया, जो अश्वमेघ का घोड़ा किसी ने पकड़ लिया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और चीन बौखला गया कि जो मेरा विश्वव्यापी रोड बनाने का सिलसिला था वो कंप्लीट होने के कगार पे है, लेकिन उसको जोड़ने का काम अजय से होकर आना था। अजय जी मैं आपके पास आता हूँ। अजय जी मैं आपके पास आता हूँ। आशीष, आपने सारे मेहमानों को सुना। आशीष, आप स्ट्रैटेजी यानी कि सामरिक नीति क्या है भारत की, भारत सरकार की, आप एमईए भी कवर करते हैं, हमारे तीनों सेनाओं को भी आप कवर करते हैं। आशीष, क्या चीन ने जो ये समय चुना है, चीन ये बताना चाहता है, भटकाना चाहता है, सारी दुनिया में चीन बदनाम है, संसार इस समय चीन को बौखलाई आंखों से देख रहा है कि मौका मिले और ड्रैगन को कुचल दे, तो भटकाने के लिए उसने भारत को अपना टारगेट बनाया। ये पूरा स्कीमेटिक तरीके से, और ये कोई एक एपिसोड नहीं है, ये पूरे थीम के तौर पर हुआ है। जैसा आपने बताया वो बिल्कुल सही है, और सबसे बड़े कारणों में से एक है कि जिस तरह से कोविड के बाद पूरा विश्व काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और भरा पड़ा है चीन के खिलाफ। ऐसे में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है चीन के खिलाफ, न केवल पॉलिटिकल डोमेन में बल्कि मिलिट्री डोमेन में भी। ताइवान में क्या हो रहा है, अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पिछले 10 दिनों में इंडो पैसिफिक रीजन में भेज दिए हैं। ये बहुत आम बात है नहीं है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब कॉम्बैट जो न्यूक्लियर ग्रुप है, उसको भेजना ये बहुत ही बड़ा कदम होता है। इसी तरह से डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनल लेवल पर चीन काफ़ी कॉर्नर में है और वो प्रेशर यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। लेकिन ये गलती शायद चीन कर रहा है इस बात को जानने में और समझने में कि भारत हर एक इस डोमेन में, चाहे वो आर्थिक हो, सामरिक हो, या फिर राजनयिक हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो, चीन को बराबर से मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। जी, लेकिन आशीष, जो सियासत हो रही है आपने देखा, जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे थे, प्रेम जी कांग्रेस पर टूट गए। प्रेम जी ने कहा कि सलमान खुर्शीद के जमाने में जो सारी बातें हुई थी, फिर डोकलाम का जिक्र आ गया, चीनी सेना अंदर घुस गई, इतनी जमीन ले ली, तो आखिर ये सियासत इस समय क्यों की जानी चाहिए? काफ़ी राजनीतिक वाली बात है और साथ ही ये काफ़ी ये अच्छी बात है नहीं। मैं इस आधार पर कह सकता हूं क्योंकि आर्मी चीफ से लेकर जो वहां पर कमांडिंग ऑफिसर्स तक हैं एलएसी में, उनसे लगातार मैं पिछले 1.5-2 महीने से संपर्क में हूं और ये उनका मोटिवेशन, उनके मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ी बात कही आशीष, आपने बहुत बड़ी बात कही। और मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, प्रेम शुक्ला जी हैं। अखिलेश जी, आप केवल सवाल उठाएंगे या ये भी कोई सुझाव देंगे कि इस संकट की घड़ी में हमें साथ होकर आगे बढ़ना है और चीन के ड्रैगन को कुचल देना है? प्रेम जी, अखिलेश जी, माफ कीजिएगा अखिलेश जी। स्टूडियो में जंग का आगाज कर ही चुके हैं, कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी खराबी है पिछले 6 वर्षों में मोदी जी और मोदी जी के मीडिया जो साथ देती है, सच्चाई नहीं सामने आने देती। एक बात शुरू हुई थी यहाँ पे, शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी बात शुरू की थी कि चीन पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, जब भी विश्वास किया धोखा दिया। सही कहा उन्होंने। लेकिन मोदी जी जब आए 6 साल से 5 बार चीन गए, बतौर प्रधानमंत्री 13 बार चीनी राष्ट्रपति से मिले, 4 बार बतौर सीएम मिले थे और पूरा हिंदुस्तान का मार्केट रेड कार्पेट बिछा के चीन से दे दिया। और किसी भी मुद्दे मौके पे इंटरनेशनल इशूज हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे यूएन में मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो। अखिलेश जी अगर नेताओं के मिलने के हिसाब की अगर हम बात करें तो हो जाने देंगे मोदी नवाज शरीफ से भी मिले थे, उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ और बालाकोट स्ट्राइक भी हुआ। नहीं, सुनना थोड़ा सीख लीजिए, बात कंप्लीट हो जाने दें। मैं भी तथ्यों पर ही बता रहा था दर्शकों को। तथ्यों पर बता रहा हूँ कि जब आप हमारे चीन ने हर मौके पे पिछले 6 वर्षों में प्रेम जी आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। प्रेम जी देश सुनना चाहता है। अखिलेश जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। प्रेम जी नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट होने
तेजी है। अब आप प्रेम जी को उकसा रहे हैं कि बीच में कूद पड़े, आपको सुनना नहीं है तथ्यों पे बात, तो प्रेम जी को बोलने दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं आप बोलिए, प्रेम जी बोलिए, प्रेम जी, अखिलेश जी बोलिए आप। पूरी हो गई। नहीं, मेरी बात आप सुन ले अखिलेश जी, अगर ब्रेक भी लेना है, इसलिए अब आप जिस बोलिए। में सभी लोग बात कर बोलिए, रहे हैं, ज्यादा बोलिए, बेहतर बोलिए, होगा। इसलिए सुनिए। ब्रेक में भी जाना अखिलेश जी, इसलिए हाँ, ये सुनिए प्रेम जी आप प्रेम जी आप अखिलेश जी के सवालों का जवाब दें, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। प्रेम जी जवाब दें आप। प्रेम जी पूरा नहीं होगा तो नक्सल में निकलेगा क्या? मैं तो सब पूरा होने दें। देखिए दोनों अंतर क्या है, कांग्रेस की नीति और भाजपा की नीति का बेसिक अंतर समझिए। 1962 में हमको दारुल पराभव का सामना करना पड़ा, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़े होकर यूनाइटेड नेशंस में चाइना का सपोर्ट किया। आज चीन हमारी तरफ जैसे ही किसी तरह की तिरछी निगाह रखता है, हम उसको उसी करेंसी में जवाब देते हैं। हमने कभी भी चीन को पिछले 6 वर्षों में चीन ने हमको दबाने की कोशिश की और हम दब गए। 1962 में हम दबे, 1987 में दबे, 1988 में जब भारत के जो है इलाके में वो कब्जा करके बैठ गया और जो 1993 में एक समझौता किया, उस समय राजीव गांधी जी क्या मजबूरी थी चीन जाने की, ये सवाल भी कोई पूछ सकता है। लेकिन राजनीति में वार्ता होती है लोगों से, शत्रु से भी वार्ता होती है, शत्रु से भी भेंट होती है, मुलाकात होती है, चर्चा होती है, लेकिन अपने हितों की अनदेखी नहीं होती। अपने हितों को देखते हुए किसी भी शत्रु के साथ भी वार्ता करने की राजनयिक परंपरा ठीक है। प्रेम जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अखिलेश जी, प्रेम जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद लौटेंगे और चीन को लेकर, चीन के दुस्साहस को लेकर कि भारत की पीठ पर उसने जो वार किया है, भारत खंड खंड टुकड़े कर देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है अखंडता और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। एक छोटे से ब्रेक के बाद for working in such difficult places. He has faced so many challenges which are more riskier than the present one. However, he could come out with success. थोड़ी देर की खामोशी के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। मेरे साथ सारे मेहमान जो ब्रेक के पहले थे वो अब भी बने हुए हैं। अखिलेश जी, सीधा सवाल, आप लोगों को आंकड़ों पर सबसे ज्यादा शक होता है, हर बात के आंकड़े। अगर चीनी 43 सैनिक मारे गए हैं तो आपको उसके भी सबूत चाहिए अखिलेश जी? किसी को कोई सबूत नहीं चाहिए, लेकिन ये सूचनाएं आप देते हैं और हमारे सैनिक जो शहीद होते हैं उसकी सूचनाएं सरकार देती है। दोनों सूचनाओं को सरकार को देना चाहिए। देखिए, जो सत्ता में बैठा है, देश किसी की बपौती नहीं है, वो जिम्मेदार है, उसकी जवाबदेही है कि जो हमारे राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए अगर कहीं कुछ उथल पुथल हो रहा है तो राष्ट्र को विश्वास में लेके, सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के रणनीति बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घटना चक्र को बता करके आप देश को विश्वास में रख के अपने आगे का काम कर सकते हैं। मेजर जनरल परिहार, अखिलेश जी का कहना है कि सरकार आंकड़े नहीं बताती, सरकार को बता देना चाहिए। जी जल परिहार, आंकड़े आप बताएं या ना बताएं बाहर आ जाएंगे। मैं एक बात आपको पहले बताना चाहूंगा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को टीवी पे आज सवेरे दोपहर में देखा, मुख्यमंत्री की उसमें आंखें पढ़ने की मेरी आदत है, चेहरा पढ़ने की मेरी आदत है। उनको जो है चीन के विश्वासघात से बहुत आहत हुआ है। शहीद जो हमारे सैनिक हुए उससे वो आक्रोश में आ गए हैं और जनता का दोष देख के उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय लिया है। ये आज मैं मान के चलता हूं। आंकड़े किधर जाते हैं, कहां होते हैं, वो ये मायने नहीं रखते हैं। आप बताएंगे नहीं तो कल दूसरी तरफ से पता लग जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य जो है आज की तारीख में है कि हम जो है गलवान वैली और पेंगांगसो लेक में मिड अप्रैल की जो पोजीशन थी उस पर हम कितने जल्दी पहुंचते और चीन को कैसे दबाते हैं। चाहे ताइवान का मामला हो, तिब्बत को रिकॉग्नाइज करें, ताइवान को करें, किसी भी तरह से उनको आप दबाव में डाल के तभी आप उनसे जो है
आमने सामने बार्गेन कर सकते हैं। अब समय डिप्लोमेसी का कम और डिसिसिव एक्शन का ज्यादा है, और मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री की आंखों में ये काफी उहापुआ 5-6 साल के उनके जो संबंध चीन से रहे हैं उसकी उहापुआ से आज वो निकलते दिखे हैं, और मैं सोचता हूं ये निकलना ही हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है और कुछ अच्छा ही होगा और हम सफल होंगे। जी जल साहब, आपने कहा ताइवान और हांगकांग के जरिए दबाव बनाया जाए, लेकिन चीन ने उससे पहले हमारे पड़ोसी रोटी बेटी के रिश्ते वाले नेपाल से हम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, राजनीतिक नक्शा बदलवा दिया। केवल चंद टुकड़ों की खातिर नेपाल भी उसकी गोद में बैठ गया। प्रेम शुक्ला जी, अब वक्त है कि हमें कड़ा संदेश देना है। जी निश्चित तौर पर देखिए, अगर चीन हमारी राजनयिक घेराबंदी करेगा तो हम भी चीन की राजनयिक घेराबंदी कर रहे हैं। चीन की आर्थिक, राजनयिक और सामरिक जितनी घेराबंदी इस समय हुई है, चूंकि आपके पैनल में राजनीतिक दलों के अतिरिक्त रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, कृपा करके मुझे रक्षा विशेषज्ञ और आशीष सिंह जी जैसा जो स्ट्रेटजी को लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं, ऐसे पत्रकार भी हैं, कृपा करके बताइए कि चीन की इतनी बेहतरीन घेराबंदी 1949 से लेकर 2020 के बीच में इसके पहले कभी हुई थी क्या? और क्या उस घेराबंदी में क्या भारत की भूमिका नहीं है? इसी सवाल को मैं प्रफुल्ल बख्शी जी से ले लेता हूं। नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी, मैं आपका यही सवाल प्रफुल्ल बख्शी जी से ले लेता हूं। बख्शी साहब, 1949 के बाद, हालांकि मैं तो ये आशीष से सवाल पूछूंगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो सीट दे दी गई थी, क्या वो सबसे बड़ी भूल थी जो चीन को हमने दी थी? खैर, लेकिन बख्शी साहब, आपने प्रेम जी के सवाल सुने होंगे, क्या चीन को भारत घेरने में कामयाब हो गया है? ऐसा है, चीन को घेरने का सवाल तो तब हुआ है जब चीन को हमने मौका दिया है। चीन को मौका कब से दिया है? देखिए किस तरीके से चीन ने आपके साथ में कार्रवाई शुरू करी। वो हमारी मनोस्थिति के कारण है, जो हमारी प्रवृत्ति थी, जो हमारा फिलॉसफी थी। जब हमारे को कहा गया कि चीन आप पे हावी हो जाएगा 1948 में और आप अपनी फौज को बढ़ाइए, जाते वक्त जो ब्रिटिश आर्मी चीफ ने बोला, तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो फौज से काम चला लेंगे, पुलिस से काम चला लेंगे, फौज की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपकी पॉलिसी बन गई। जब 1962 आया तो आपने हालत देख ली, और उस हालत में देखिए आपकी एयरफोर्स बैठी हुई है और वो चीन पे हमला कर सकती है, पर किसी ने उनके कान भर दिए जो उनके अगल बगल में रहते थे कि देखिए चीन आपके कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद हर जगह बॉम्ब कर देगा। उन्होंने एकदम 3 घंटे के अंदर 6 फाइटर स्क्वाड्रन्स नॉर्थ ईस्ट से लेकर पंजाब और दिल्ली में भिजवा दिए, और रात को लेटर लिखते हैं कैनेडी को 12 स्क्वाड्रन स्टार फाइटर्स के चाहिए, और उसके बाद 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जब उन्होंने दे दिए 2 श्रेणियों में, तो हमारे किसी एमपी ने कहा कि साहब आप क्यों दिया? कहते हैं वहां कोई घास नहीं उगती। कहते हैं, एमपी ने हंस के कहा अरे मेरे गंजे सिर में भी कोई घास नहीं उगती, उसको भी कटवा लो। ये हाथ से बात तो ठीक थी, पर क्वेश्चन ये है हमारी नीति तभी ऐसी रही 67 में जब नाथुला में हमने बख्शी साहब बहुत थोड़े में समझना चाहेंगे। बख्शी साहब, इस समय भारत जी चीन की जिस तरह से घेराबंदी कर रहा है, आपको लगता है ये चीन को निपटाने के लिए पर्याप्त है? देखिए, चीन जो भारत की घेराबंदी कर रहा है, मैं वही बता रहा हूं, ये हमारी पुरानी नीतियों के कारण हुआ है। और अगर चीन ने घेराबंदी इसलिए करी है, उन्होंने रिलेशनशिप बढ़ाए हैं उनके साथ में और उनको मिलिटरीली दबाया है। बांग्लादेश, श्रीलंका मिलिटरीली दबता उनसे, वो नेपाल मिलिटरीली दब रहा है। वो सारा का सारा बख्शी साहब, अजय कुमार जी, अमेरिका कहता है कि हमारी इस पूरी घटना पर नजर है। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि आप लोग डी-एस्केलेट कर रहे हैं, यानी कि आप बातचीत के जरिए इसका हल ढूंढिए। यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है। बार बार कई ऐतिहासिक भूलों का यहाँ पे रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। वो भूल एक नहीं अनेक हैं। वो तिब्बत के सवाल पे है, वो 45 में अपने भूभाग को छोड़ने के सवाल पर है। लेकिन मैं जो बात आप पे जोड़ देना चाहूंगा, ये गेम चेंजर है।
भारत की रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक दोनों, ये घटना 2025 में होने का प्लान था भारत का। मुझे भी थिंक टैंक से इसकी जानकारी है। जो भारत अब इस 2020 में अचीव करने जा रहा है। जी जी और निश्चित अजय तौर जी पर अजय जी मेरे पास समय कम है और मेरे साथ मेहमान हैं। अखिलेश जी, एक छोटा जवाब आपसे चाहूंगा। क्या अब वक्त आ गया है चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का? चीनी सामान का बहिष्कार किया जाना चाहिए। अखिलेश जी, आप उनके व्यापार पे प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? सरकार किस लिए है? जब कुछ रोक टोक करने की बात है तो जनता करे। सरकार क्या किस लिए बैठी है? फिर वो चीन का नाम तक ना ले। देखिए, युद्ध अंतिम विकल्प होता है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये भी एक तरह का युद्ध है। ये भी एक तरह का ऐसा हवन है जिसमें आपकी और मेरी आहुति जाएगी। तो आप जनता से क्यों कह रहे हैं कि बैठ करे? जनता बाइकाट करे। सरकार किस लिए बैठी है? 6-7 लाख करोड़ रुपए भारत से हर साल कमा के चीन जाता है। हम नाक को दूध पिलाते रहे 6-7। अखिलेश जी इस बात से सहमत नहीं है कि चीनी सामान का बहिष्कार? नहीं, अखिलेश जी को इस बारे में जानकारी है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें भी पता है कि सरकारें बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं, लेकिन जो कंजम्पशन होता है, जो बिजनेस होता है, वो 99-97% प्राइवेट कंपनीज के बीच में होता है, और कंजम्पशन जो बेसिस होता है वो ज्यादातर नागरिकों के लेवल पे होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं ऐसे में बता दूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी जब मैं पैदा नहीं हुआ था वाले इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन दर्शकों को एज लेट एज 2008 की मैं बात बता देता हूँ। सर, हम भी तो कमा के लेके आते हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि खाली वही कमा के लेके जा रहे हैं। सर, जिस ट्रेड डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, उसमें भारतीय व्यापारी भी उसमें चीन से पैसे कमा के लेके आते हैं। दंगल पिक्चर 500 हजार करोड़ कमा के। स्ट्रैटेजी और रणनीति देखते हैं कि भारत जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, इस समय सारे भारतवासी के मन में यह है कि आखिर भारत क्या कदम उठाएगा। हम आपसे जानना चाहेंगे आशीष, जिसका सबको इंतजार है, भारत क्या सोच रहा है? जो भारत की जो रणनीति है वो साफ है। देखिए, जो जिस तरह से लड़ना, अखिलेश जी, हाँ सर, मैं भारत के किसी मित्र देश का नाम बताइए। पहले मैं आपका जवाब दे दूंगा। मनीष जी, मनीष जी आप बताइए, अगर मुझे इनको जवाब देना तो मैं अच्छे से जवाब दे दूंगा। अखिलेश जी, मेरे पास समय कम है और लगातार मैं बता दूंगा आपको। सर, आप जितने भारत के पड़ोसी देश के नाम नहीं बता पाएंगे ना, मैं आपको अपने पड़ोसी मित्र देश के नाम बता दूंगा। बहस आगे भी होती रहेगी। अखिलेश जी, ठीक है, मत टेस्ट कीजिए सर। अभी सार का फुल फॉर्म पूछ लूंगा तो आपको पता नहीं होगा। आशीष के पास एक ऐसी जानकारी है जो देश जानना चाहता है। आशीष, भारत क्या सोच रहा है? भारत की स्ट्रैटेजी काफी केवल एक स्तर में है, एक स्तर में नहीं है, काफी स्तर में मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और चीन जैसे बड़े देश को घेरने के लिए, गिराने के लिए आपको चौतरफा घेरने की जरूरत पड़ती है, और उसी की तैयारी चल रही है। जी हाँ, तो देश का सवाल में आपने देखा कि भारत किस तरह से तैयार है चीन से दो हाथ कर उसको पटखनी देने, ड्रैगन को कुचलने। जी हाँ, देश का सवाल में मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, प्रेम शुक्ला जी, मेजर जनरल JKS परिहार, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब, अजय कुमार जी और आशीष आप जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल।